हाँ जी, आज हमने पिछले लेक्चर में जो है नेशनल असेंबली की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोविंशियल असेंबलीज़ की कंपोजिशन के हवाले से पढ़ेंगे कि उनमें अरकान की तादाद किस तरह से होती है, वो किस तरह इलेक्ट होके आते हैं, उसके मुतल्लिक़ सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जी। जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज़ के सूबाई असम्बलियों की तश्कील। सूबाई असम्बलियों की तश्कील, इसका जी रेलिवेंट प्रोविज़न है आर्टिकल 106 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें यह बताया गया है कि प्रोविंशियल जो असेंबलीज़ हैं हमारी पाकिस्तान की 4 हैं कि उनकी तश्कील किस तरह से होगा। आर्टिकल 106 बताता है कि ईच प्रोविंशियल असेंबली शैल कंसिस्ट ऑन जनरल सीट एंड सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम, कि हर जो प्रोविंशियल असेंबली होगी वो किस पे मुश्तमिल होगी, जनरल सीट्स पे होगी या स्पेशल सीट्स जिनमें मुस्लिम और वुमेन और नॉन मुस्लिम शामिल होंगे। समझ रहे हैं? हर असेंबली ईच असेंबली शैल कंसिस्ट किस पे होगी, जनरल सीट्स पे होगी, और आपकी उसमें रिज़र्व सीट्स होंगी, वुमेन होंगी उसमें, और नॉन मुस्लिम उसमें शामिल होंगे। तो देखते हैं कि हर सूबे में कितनी सीट्स हैं, रिज़र्व कितनी है, वो सारा हम इसका अभी चार्ट बनाते हैं, उसका देखते हैं अभी जी। तो सिंध जो है, जो पहला सूबा है, यार बोर्ड मार्कर नहीं है ठीक, सिंध पहला सूबा है। ठीक है जी, आप इसकी डिवीज़न कर लें कि सिंध जनरल सीट्स उसकी प्लस वुमेन प्लस उसमें आपके जो है नॉन मुस्लिम उसमें मेंबर आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो सिंध की जो जनरल सीट है वो 130 हैं जी। ठीक है जी, सिंध की जनरल सीट्स कितनी हैं? 130 हैं, प्लस उसमें 29 वुमेन शामिल हैं और उसमें 9 नॉन मुस्लिम है। ये कितने हो गए जी? इनको मिला के टोटल हो गए 168। समझ रहे हैं? 130 उसमें सिंध की जनरल सीट्स हैं, 29 वुमेन शामिल हैं और उसमें 9 जो है वो नॉन मुस्लिम की सीट्स हैं। टोटल इसमें कितनी है? 168 सीट हैं प्रोविंशियल असेंबली, सिंध प्रोविंशियल असेंबली की। समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब उसके बाद देखते हैं बलूचिस्तान को, देख लेते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, बलूचिस्तान की जो है वो उनकी 51 जनरल सीट्स हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, उसमें 11 उनकी ख़वातीन की नशिस्तें हैं और 3 उसमें है टोटल नॉन मुस्लिम की। तो ये टोटल मिला के उनकी बन रही है 65 सीट्स बन रही हैं। समझ रहे हैं जी? अच्छा, अब पंजाब देख लें, जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब की जो टोटल जनरल सीट्स हैं वो हैं 297 है जी। फीमेल की उसमें 66 सीट्स हैं, 66, प्लस उसमें 8 जो है वो नॉन मुस्लिम का कोटा है। समझ रहे हैं जी? अच्छा, इनको सबको कैलकुलेट करें तो ये बन रहे हैं इसमें 371 सीट्स बन रही हैं आपकी, 371 सीटें बन रही हैं पंजाब असम्बली की। अब इसमें बच गया एक, खैबर पख्तूनख्वा, KPK बच गया एक। उसकी भी डिवीज़न इसी तरह है सिमिलरली। वहाँ पे जो जनरल सीट्स हैं वो 99 है, 99, 22 उसमें फ़ीमेल का कोटा है और रिज़र्व का उसमें कोटा है जनाब, उसमें रिज़र्व का कोटा है 3। समझ रहे हैं ना? ये टोटल है 124 सीट्स हैं। ठीक है जी, ये आपकी क्या है? डिवीज़न है। समझ रहे हैं ना? चार्ट बना लें बेशक इसका, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त मौजूद है डिवीज़न, ये उसी हिसाब से है। समझ रहे हैं जी?
ये आपके टोटल आ गए। सिंध का अलग से आ गया, बलूचिस्तान का अलग से आ गया जी, KPK की डिवीज़न अलग से आ गई। ठीक है जी, ये आपके ईच असेंबली जो भी है उसकी ये सारी डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 106 है उसमें ये चीज़ मौजूद है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये जो मेंबरान इलेक्ट होंगे उनको वोट कौन करेगा? 106 की जो आगे जो सेकंड क्लास दी गई है 106 में, आर्टिकल 106 में सेकंड क्लास दी गई है कि इन मेंबरान को वोट कौन कौन करेगा। 106 में बताया गया अ पर्सन शैल बी इंटाइटल टू वोट, कि मतलब कि एक पर्सन क्या होगा, उसको इस्तेहकाक होगा इनको वोट करने का, अगर ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। पहली शर्त बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो। ठीक है, ही या शी इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसकी जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अच्छा, मज़ीद उसमें जो शर्त बताई गई है कि उसका नाम जो है हिज हर नेम शुड अपेयर ऑन इलेक्टोरल रोल, कि उसका जो नाम है इलेक्टोरल रोल, या आप उस कह सकते हैं कि उसका जो इंतखाबी फहरिस्त है उसका नाम उसमें अपेयर होना चाहिए। ठीक है, और जो उसमें चौथी शर्त बता रहे हैं कि इनको इलेक्ट करने के लिए, चौथी शर्त उसमें बता रहे हैं कि ही शुड नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, कि मतलब कि किसी भी कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना किया हो, मतलब कि वो होशो हवास वाला हो, फातिर लकल ना हो। 4 बंदे, मतलब कि 4 उसमें जो खसूसियात बताई गई हैं जो इनको वोट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ये बात? अच्छा, अब इनका इलेक्शन किस तरह से होगा कि एक ईच प्रोविंस की जो है वो डिवीज़न किस तरह से होगी। जो है आपकी जनरल सीट्स, जनरल सीट के लिए आपका जो फार्मूला है वो सिंगल मेंबर, आपका सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। मतलब कि आपका जो भी प्रोविंस होगा उसको सिंगल मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी या सिंगल मेंबर के हल्के के लिहाज से उसकी डिवीज़न होगी। ठीक है, और से कि अगर आपकी देख लेंगे, अगर आपका जो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पंजाब की 297 सीट्स हैं जनरल, तो फिर आपके पंजाब को क्या है 297 सीट्स पे उसको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको डिवाइड किया जाएगी, उसकी हल्का बंदी इस तरह से की जाएगी। ठीक है, बाकी जो रिज़र्व सीट हैं जिनमें फ़ीमेल शामिल हैं और मिनॉरिटीज़ का कोटा शामिल है, उसमें इस तरह के होगा कि भाई आपका जो पूरा प्रोविंस होगा वो क्या होगा, वो आपका पूरा प्रोविंस सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी शुमार होगा। समझ रहे हैं ना? उसके लिए नहीं है कि भाई जो हर मखसूस रिज़र्व कोटा है वो उसके लिए अलग से उसको हल्का बंदियाँ की जाएँ, ऐसे नहीं। उसके लिए आपका जो पूरा प्रोविंस होगा वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी शुमार होगा। समझ रहे हैं? अब ये जनरल सीट्स पे तो हमारे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं प्रोविंशियल असेंबली का, ये जानते हैं आप अच्छी तरह से। ठीक है, अब बाकी ये जो वुमेन है या ये नॉन मुस्लिम है, इनको क्या कहते हैं? रिज़र्व सीट। इसका क्या फार्मूला है कि भाई ये किस लिहाज से चुने जाते हैं? समझ रहे हैं ना? अब इसका ये फार्मूला है कि हमारे पाकिस्तान में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जिस तरह PTI हो गई, नून लीग हो गई, ठीक है, PMLN हो गई, पीपल्स पार्टी या और पार्टीज़। तो इसमें जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला अप्लाई होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला अप्लाई होता है कि जो भी पार्टी जिस प्रोविंस में जितनी सीटें लेके आती है उस निस्बत से जो रिज़र्व सीटें उनमें डिवाइड हो जाती हैं। समझ रहे हैं ना? एक रेशो बनाई हुई है कि इतनी सीटों पे एक रिज़र्व इतनी सीट आती है, जो पार्टी उस रेशो से जितनी वो सीटें मतलब कि सिक्योर करेगी जनरल इलेक्शन में, उसी हिसाब से उसी निस्बत से उसको जो प्रोपोर्शनल कोटा बनता है उस निस्बत से उसको सीटें एलोकेट की जाएंगी या रिज़र्व सीटें उनमें दी जाएंगी। अच्छा, अब कुछ जो मेंबरान होते हैं कि आज़ाद भी तो आते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं होती। समझ रहे हैं ना? तो लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि कोई भी बंदा जब आज़ाद हैसियत से, इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ के आता है और ऑफिशियल गज़ट में जब नाम अनाउंस कर दिए जाते हैं तो विद इन 3 डेज़ ज़रूरी होता है कि वो क्या है, किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करे, उसको किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? जब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर इनकी तादाद को मिला के बाद में ये जो रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला है इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई अबहम,
कोई एम्बिग्यूटी किसी किस्म की नहीं है। अच्छा, अब एक प्रोविंशियल असेंबली की उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है, उसकी मियाद क्या होगी। जिस तरह हमने नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन पढ़ी थी कि अनलेस सूनर इज़ डिज़ोल्व, कि उसको तावत के उसको पहले जो है उसको डिज़ोल्व ना कर दिया जाए। तो हर असेंबली जो होगी, जिस तरह एक नेशनल असेंबली की मुद्दत है उसकी फ़र्स्ट मीटिंग से आगे 5 साल तक उसका टेन्योर होता है। सिमिलरली जो प्रोविंशियल असेंबली होती है उसका भी यही असूल है कि उसको तावत के उसको पहले डिज़ोल्व ना कर दिया जाए। तो उसकी जो लिमिटेशन होगी या उसका जो दौरानिया होगा किसी भी प्रोविंशियल असेंबली का, वो क्या होगा, उसकी फ़र्स्ट मीटिंग से लेके अगले 5 साल, जब उसकी मीटिंग होगी तो उसका वो पहला दिन शुमार होगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब जिस तरह उनकी फ़र्स्ट मीटिंग होती है, उनका जो फ़र्स्ट सेशन होता है, बुलाया जाता है, असेंबली का इजलास बुलाया जाता है, तो उस असेंबली में जो सबसे पहला काम करते हैं ना, बाकी काम भी साथ साथ जारी रहते हैं, लेकिन पहले काम में क्या करते हैं कि वो अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनका इंतखाब किया जाता है। उनको उन मेंबरान में से उनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनको इलेक्ट किया जाता है। जो स्पीकर जो होता है वो क्या करता है, हर प्रोविंशियल असेंबली की जो इजलास होता है या उसका जो असेंबली का जो भी तरीक़ाकार होता है, जो मीटिंग होती है, उसको क्या करता है, प्रिजाइड करता है। समझ रहे हैं ना। देखते होंगे हम टीवियों में, अखबार में, टीवी में अक्सर देखते हैं कि बैठे होते हैं जी, ये नेशनल असेंबली का स्पीकर बैठा है, वो क्या कर रहा होता है, पूरे हाउस को चला रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में क्या करते हैं कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है उनका इंतखाब किया जाता है, उनको चुना जाता है। जिस तरह नेशनल असेंबली में आपको बताया कि उनकी फ़र्स्ट मीटिंग में क्या है, उनके फर्स्ट सेशन में ये चीज़ क्या होती है, उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है। समझ रहे हैं ना। अब स्पीकर की गैर मौजूदगी में, जिस तरह स्पीकर नेशनल असेंबली की गैर मौजूदगी में हाउस को प्रिजाइड कौन करेगा, हाउस को प्रिजाइड डिप्टी स्पीकर करेगा। इस तरह अगर जिस तरह वहाँ पे था कि कोई भी नेशनल असेंबली का स्पीकर रिज़ाइन देना चाहता है, तो रिज़ाइन की सूरत में क्या है कि वो अपना जो तहरीरी इस्तीफ़ा होगा वो किसको देगा, सदर को। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली में भी यही सूरत हाल है। कोई भी स्पीकर जो है वो अपना इस्तीफ़ा देना चाहता है, रिज़ाइन करना चाहता है, तो वो तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा किसे देगा, वहाँ पे सदर था, यहाँ पे गवर्नर को देगा। समझ रहे हैं आप। अच्छा, असम्बली के इजलास के हवाले से था, हमने नेशनल असेंबली में पढ़ा। इसी तरह सूबाई असम्बलियों का इजलास, उसका भी तरीक़ाकार है, उसका भी कोरम पूरा करना पड़ता है। समनिंग एंड प्रेरोगेशन, समझ रहे हैं ना, समनिंग एंड प्रेरोगेशन। तो ये इख्तियार किसके पास है, जिस तरह वहाँ पे नेशनल असेंबली में सदर के पास इख्तियार था, इसी तरह यहाँ पे ये इख्तियार गवर्नर के पास है कि गवर्नर जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस जगह पे चाहे प्रोविंशियल असेंबली के इजलास को तलब कर सकता है। समझ रहे हैं ना, उसके इजलास को तलब कर सकता है और जब चाहे उसके इजलास को मुलतवी कर सकता है। जिस तरह वहाँ पे नेशनल असेंबली में सदर क्या था, अपनी ये रिकमेंडेशन या रिक्वेजिशन भेजता था स्पीकर नेशनल असेंबली के पास। यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, यहाँ पे जो स्पीकर, यहाँ पे जो गवर्नर होता है वो अपनी रिक्वेजिशन क्या है, वो भेजता है स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को। वो फिर उस हिसाब से क्या करते हैं कि जो उनके मेंबरान होते हैं, सूबाई असेंबली के मेंबरान होते हैं, वो फिर उनको बुलाया जाता है। ठीक है, वो गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो हर जो मेंबर है उसकी जो अटेंडेंस है उसको कंपलसरी करे कि हर जो बंदा है वो आके इसको इजलास में आके अपनी हाज़िरी दे। समझ रहे हैं जी। अच्छा, जिस तरह असेंबली का जॉइंट सेशन हो, ठीक है, या अलग से हो, तो जिस तरह वहाँ पे सदर को वहाँ पे तकरीर करने का इख्तियार है, सिमिलरली ईच प्रोविंशियल असेंबली, जो भी प्रोविंशियल असेंबली होगी उसमें जो गवर्नर है उसको इस चीज़ का इख्तियार होगा कि वहाँ पे वो खिताब कर सकता है। समझ रहे हैं जी। सिमिलरली जिस तरह अटार्नी जनरल के पास इख्तियार है नेशनल असेंबली में, वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में या किसी में भी खिताब कर सकता है, इसी तरह हर प्रोविंशियल असेंबली में ये इख्तियार होता है एडवोकेट जनरल के पास कि वो वहाँ पे आके उसको असेंबली को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। समझ रहे हैं ना। जिस तरह वफाक के लेवल पे अटार्नी जनरल जो होता है हुकूमत का नुमाइंदा होता है, इसी तरह जो सूबाई लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे उस जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। समझ रहे हैं ना। नेशनल असेंबली की डेजोल्यूशन का प्रोसेस हमने देखा था कि भी किसी भी नेशनल असेंबली को डिज़ोल्व करना हो, उसको तहलील करना हो, तो उसमें क्या था
कि सदर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसी भी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही तरीकाकार है, ठीक है। अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है ना उस असेंबली को डिसॉल्व करना चाहता है तो उस सूरत में क्या होगा कि वो अपनी जो रिकमेंडेशन है गवर्नर के पास भेजेगा, ठीक है। जब वो अपनी ये रिकमेंडेशन गवर्नर के पास भेजेगा तो क्या होगा कि विद इन 48 आवर जो है वो असेंबली शैल स्टैंड डिसॉल्व, के वो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होगी, तहलील तसव्वुर होगी, ठीक है। जिस तरह नेशनल असेंबली में कुछ शराइत थी, कवायद थे, क्या थे वहाँ पे कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ उसकी इम्पीचमेंट की रेजोल्यूशन उसके ख़िलाफ़ पास हो चुकी हो या उसकी इम्पीचमेंट के हवाले से कोई नोटिस सर्कुलेट हो चुका हो, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर उसके पास ये इख्तियार नहीं होता था कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे। सिमिलरली प्रोविंशियल असेंबली में भी यही तरीक़ाकार है। अगर किसी चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ यही सूरत हाल हो, उसके अगेंस्ट ये सूरत हाल हो कि उसकी इम्पीचमेंट का नोटिस सर्कुलेट हो चुका हो या उसके इम्पीचमेंट या उसके ख़िलाफ़ उसकी इम्पीचमेंट में वोटिंग हो चुकी हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब कि उसके ख़िलाफ़ हो चुका, तो फिर वैसा जिस तरह नेशनल असेंबली में वैसा जो प्राइम मिनिस्टर है असेंबली को डिसॉल्व करने का आर्डर नहीं दे सकता, सिमिलरली प्रोविंशियल असेंबली में भी ऐसा चीफ मिनिस्टर उसको डिसॉल्व करने का आर्डर नहीं दे सकता। समझ रहे हैं जी, ये इसका तरीकाकार है। हाँ, कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिस तरह मैंने वहाँ पे बताया था कि कोई एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की क्या मूवमेंट वो कामयाब हो जाती है और कोई नया बंदा मतलब कि एक सूरत की डेडलॉक पैदा हो जाता है। सिमिलरली प्रोविंशियल असेंबली में भी यही सूरत हाल है कि अगर कोई एक जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर था उसके अगेंस्ट क्या है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो कामयाब हो चुकी है, वो इस्तीफे से अपने से सबक दोष हो चुका हो, लेकिन उस असेंबली में से कोई और बंदा जो है उस तरह का कोई कॉन्फिडेंस हासिल ना कर सके या कोई चीफ मिनिस्टर ना बन सक रहा हो, तो उस सूरत में डेडलॉक की सूरत हाल हो, तो फिर गवर्नर क्या करेगा, विद दी डिस्कशन या आप उसको कह लें कि वो सदर की जो है उसके साथ डिस्कशन के बाद या उसके ऑर्डर पे क्या होगा कि वो आज ख़ुद भी उसके ऑर्डर पे सदर की प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन से भी सूबाई असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ये इसका प्रोसेस है सारा। मैं आपको जिस तरह नेशनल असेंबली में पढ़ा था सिमिलरली इसमें भी वही है। जिस तरह कल हमने पढ़ा था, कानून साजी के हवाले से पढ़ा था कि बिल किस तरह ओरिजिनेट होंगे, सिमिलरली सेम जो प्रोसेस है इसमें भी है। मनी बिल भी इसमें वैसे होंगे जिस तरह वहाँ पे सदर को ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने का इख्तियार है, सिमिलरली यहाँ पे गवर्नर के पास वही इख्तियार है। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि वहाँ पे किसी भी हाउस में क्या है, बिल ओरिजिनेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई जो मनी बिल होंगे वो ज़रूरी जो आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी उसी की तरफ से या उसकी जो कैबिनेट होगी या उसकी तरफ से उसको ओरिजिनेट किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। बाकी जो आगे इसका जो ये किस तरह काम करेगी, इसकी कोऑर्डिनेशन प्रोविंशियल असेंबलीज़ की या ईच प्रोविंस की वफाक के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होगी, ये फिर आगे हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं। हाँ।